आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम कर रहे हैं यूनिट 6 के 100 MCQ। ये है द ब्लूप्रिंट ऑफ इंक्लूजन कोलैबोरेशन काउंसलिंग एंड ट्रांजिशन यूनिट का नाम है। मैं एक बार आपको सारी स्लाइड्स दिखा देता हूँ कि स्लाइड्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, ताकि जब आप क्वेश्चंस करने में अगर डिफ़िकल्टी फेस करो तो आप वापस यहाँ आओ और कंटेंट को चेक कर लो जल्दी जल्दी। 13 स्लाइड्स हैं। 13 स्लाइड्स में पूरा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको, और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो ये हमारा क्वेश्चन 1। आई होप आप क्वेश्चन पढ़ेंगे जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में। फिर ऑप्शंस पढ़ेंगे और उन्हें एलिमिनेट करके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच स्ट्रेटजी हेल्प्स पेरेंट्स सपोर्ट लर्निंग एट होम। कौन सी रणनीति माता पिता को घर पर सीखने में सहायता करने में मदद करती है। पेरेंट ट्रेनिंग, पनिशमेंट, आइसोलेशन या मेमोराइजेशन। तो इसमें तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपने पॉजिटिव नेगेटिव से आंसर निकाला होगा। फिर विच काउंसलिंग स्किल्स फोकस ऑन एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग्स। स्टार्टिंग में आपको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर आपको मॉडरेट और फिर आपको हार्ड, ताकि आपका पेस बना रहे। नेक्स्ट बात करें हम, विच स्ट्रैटेजी हेल्प्स मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग। कौन सी रणनीति सीखने की निरंतरता बनाए रखने में मदद करती है। तो वो है, ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्किल जनरलाइजेशन। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन इम्पेसाइज। समुदाय आधारित पुनर्वास किस पर जोर देता है। तो जितना कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन होगी उतना अच्छा है, अगर रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस हम बात कर रहे हैं तो। विच स्किल्स हेल्प स्टूडेंट मैनेज डेली लाइफ टास्क। कौन सा कौशल छात्रों को दैनिक जीवन के कार्य को प्रबंधित करने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी आंसर हैं, हर एक क्वेश्चन के पीछे आंसर है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, ताकि आप ओवरऑल आइडिया भी ले सको। जैसे विच प्रोफेशनल सपोर्ट डेली लिविंग स्किल्स। दैनिक जीवन के कौशल में कौन सा पेशेवर सहायता करता है। तो SLP स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो स्पीच थेरेपी में हेल्प करते हैं, साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर मैनेजमेंट में, काउंसलर गाइडेंस देने में, और ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट डेली लाइफ स्किल्स में। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इंक्लूड्स, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है उसमें। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में 6 मेंबर होते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से 6 मेंबर। स्पेशल एजुकेटर, SLP स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, वोकेशनल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और केयर गिवर या फिर गार्ड में बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट, पेरेंट काउंसलिंग हेल्प्स इन। माता पिता के प्रदर्शन से मदद मिलती है किस चीज़ में। जब माता पिता हमारे साथ होते हैं तो बच्चे की ज़रूरतों को समझा जा सकता है क्या। हाँ, तनाव कम कर सकते हैं माँ बाप, बिल्कुल। घरेलू सहायता में सुधार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सभी ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन इंक्लूसिव स्कूल्स कोलैबोरेशन बिटवीन जनरल एंड स्पेशल टीचर्स इज नोन एज। समावेशी स्कूलों में सामान्य और विशेष शिक्षकों के बीच सहायक सहयोग को क्या कहते हैं। को टीचिंग या पैरेलल टीचिंग, क्योंकि आइसोलेशन टीचिंग और इंडिपेंडेंट टीचिंग तो नेगेटिव वर्ड्स में आप हटा दोगे, कन्फ्यूजन रहेगा पैरेलल टीचिंग या को टीचिंग में। तो को टीचिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच पॉलिसी इम्फेसाइज इंक्लूसिव एजुकेशन इन स्कूल्स। कौन सी नीति स्कूलों में समावेशी शिक्षा पर जोर देती है। अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन आ गया ना, जैसे NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले कब आई थी, 1986 में आई थी। अब जैसे RTE 2009, इसने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया था। RPWD 2016, इसने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया था। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैक टू बैक चलती रहनी चाहिए। हम बात करें RPWD 2016 की, तो इसमें 21 डिसेबिलिटी थी। PWD 1995 में आया था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसमें 7 डिसेबिलिटी थी। फिर आगे जाके 14 डिसेबिलिटी और ऐड हो गई, वो हो गई 21, और PWD का नाम चेंज करके रख दिया हमने RPWD।
ऐसे ही NEP अब तक कितनी बार आ चुकी है, सबसे पहले 1986 में आई थी, तो 2020 में क्या नई चीज़ बताई थी, 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर बताया था। क्वेश्चन को देखते एकदम से क्लिक करना चाहिए आपके दिमाग में। अब जैसे यहाँ पे वोकेशनल रिहेबिलिटेशन फोकस ऑन, व्यावसायिक पुनर्वास किस पर केंद्रित है। आपको ये पता होना चाहिए मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी में रिहेबिलिटेशन किस पर फोकस करता है। कौन कौन सा मॉडल होते हैं डिसेबिलिटी में, सोशल मॉडल, मेडिकल मॉडल और बायोसाइको सोशल मॉडल। सोशल और मेडिकल मॉडल को दोनों को मर्ज कर दिया है WHO ने, जिसका नाम दिया है बायोसाइको सोशल मॉडल। उसमें वोकेशनल रिहेबिलिटेशन किस पर फोकस करता है, तो सारी चीज़ों पर फोकस करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें एक चेनिंग भी होती है, स्टार्ट किससे होती है, डिजीज से, डिजीज फिर इम्पेयरमेंट, फिर डिसेबिलिटी और फिर हैंडीकैप। इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच कॉन्सेप्ट प्रमोट्स पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन सोसाइटी। कौन सी अवधारणा समाज में दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देती है। तो जब भी आपको ये पता चले, ये देखने को मिले क्वेश्चन में कि यहाँ पे PWD की बात की गई है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं कि बात करनी है। जैसे यहाँ पे सोशल इंक्लूजन सबसे अच्छा कर सकते हैं हम, उनके लिए इंस्टीट्यूशन भी खोलने चाहिए, लेकिन विदाउट सोशल लेवल पे काम करके, अगर हम सोशल लेवल को हटा दें, सामाजिक स्तर को हटा दें और वहाँ पे हम काम ही ना करें, जागरूकता ही ना फैलाएं, तो संस्थाओं का कोई भी हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ना तो उनमें इन्वॉल्वमेंट कर पाएंगे PWD की, ना ही उनमें अच्छा सुधार कर पाएंगे। तो इसलिए सोशल इंक्लूसिवनेस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, विच काउंसलिंग थ्योरी एम्फेसाइज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कौन सा परामर्श सिद्धांत आत्म साक्षात्कार पर जोर देता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला ये है मानवतावादी, फिर दूसरा व्यवहारिक परामर्श, फिर मनोविश्लेषणात्मक, फिर निर्देशात्मक। आपको ये होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ने सारे ऑप्शंस। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन ने तो ये पूछा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे कौन काम करता है। अब्राहम मैस्लो की बात करें तो वो एक ह्यूमनिस्टिक थे, अब्राहम मैस्लो, और कार्ल रोजर मानवतावादी थे। अगर बस हमें ये ही याद आ जाए कि हायरार्चिकल मॉडल ऑफ अब्राहम मैस्लो, तो हमारा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बट अगर हम सिगमंड फ्रॉइड की बात करें, वो क्या थे, बिहेवियरल काउंसलिंग से रिलेटेड करते थे या साइको एनालिटिकल काउंसलिंग से। उन्होंने एक थ्योरी दी थी साइको एनालिटिक थ्योरी, तो वो एक ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक परामर्श के फेवर में जाते थे। ऐसे क्वेश्चन की डिमांड को समझो, क्वेश्चन क्या चाहता है और आंसर किस अप्रोच से करना है वो भी समझो। विच प्रोफेशनल स्पोर्ट्स स्पीच एंड कम्युनिकेशन इश्यूज। तो SLP स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपी कराता है, जो कि बच्चे की स्पीच और कम्युनिकेशन इश्यूज को कम करने में या इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच प्रोग्राम प्रमोट्स इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स। कौन सा कार्यक्रम स्वतंत्र जीवन जीने के कौशल को बढ़ावा देता है। बिल्कुल ऑप्शन इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। हो सकता है आपको पहले 25 क्वेश्चन बहुत आसान लगे। विच को टीचिंग मॉडल इन्वॉल्व्स वन टीचर इंस्ट्रक्टिंग एंड द अदर ऑब्जर्विंग। किस सही शिक्षण मॉडल में एक शिक्षक निर्देश देता है और दूसरा अवलोकन करता है। जैसे पैरेलल टीचिंग है, टीम टीचिंग है, ऐसे ही मिल्ड्रेड पार्टर ने 6 स्टेजेस ऑफ प्ले दिए थे, पैरेलल प्ले भी दिया था, उसमें सोलिटरी प्ले भी दिया था। इसका आंसर है ऑप्शन 1 फिर विच प्रोग्राम हेल्प्स स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी प्रिपेयर फॉर एम्प्लॉयमेंट। कौन सा कार्यक्रम दिव्यांग छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करने में मदद करता है। तब ये रोजगार की बात करेंगे हम तो वो ऑक्यूपेशनल और वोकेशनल 2 चीज़ें होंगी जो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने में बहुत कारगर होती हैं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच काउंसलिंग स्किल इन्वॉल्व एक्सेप्टिंग द क्लाइंट विदाउट जजमेंट। जजमेंट हम कब करते हैं, इवेल्युएट करते टाइम। जजमेंट हमें करनी नहीं चाहिए,
हमें किसी भी बच्चे को, किसी भी पर्सन को लेबल नहीं करना है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। हमें किसी को भी तराजू में नहीं तोलना है कि तू अच्छा है या बुरा है। विच लाइफ स्किल हेल्प स्टूडेंट मैनेज मनी। कौन सा जीवन कौशल छात्र को धन प्रबंधन में मदद करता है? तो फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल ठीक है। मनी का कॉन्सेप्ट स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि स्कूलिंग सिस्टम में ही ऐसा है। एजुकेशन सिस्टम स्टार्टिंग से ही हमें सिर्फ ये बात बताता है कि सिस्टम के अंदर हो, सिस्टम को फॉलो करो। हालांकि आगे जाके सारी चीज़ें मनी ओरिएंटेड हो जाती हैं कि पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो भाई बहन है, पैसा है तो रिश्ते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी बातें मुझे नहीं करनी चाहिए, ना ही आपको सोचनी चाहिए। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन ग्लोबली। कौन सा संगठन विश्व स्तर पर समुदाय आधारित पुनर्वास का समर्थन करता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ की रिपोर्ट्स को निकालते हैं, पब्लिश करते हैं। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल लेवल पे साइंटिफिक सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये एक। फिर यूनिसेफ, सारी ही ऑर्गेनाइज करते हैं। ये ऐसे ही संगठन है जो विश्व स्तर पर समुदाय आधारित पुनर्वास का समर्थन करते हैं। सारे ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर है विच पॉलिसी इम्फेसाइज इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। भारत में कौन सी नीति समावेशी शिक्षा पर जोर देती है? तो ये सारी ही देती हैं, NEPB, RTE, RPWDB। कैसे कैसे देती हैं? NEP ने बताया कि भाई सभी को एक साथ एक ही क्लासरूम में एडजस्टमेंट के थ्रू पढ़ाओ। RT बोलता है कि सबको समावेश में रहने के लिए और सबको समावेश में रहने का अधिकार है। सबको आर्टिकल 21A फ्री एजुकेशन देता है। नॉर्मल बच्चों के लिए ये एज रेंज है 6 to 14। पर्सन विद डिसेबिलिटी CWSN, चाइल्ड विद स्पेसिफिक नीड, उनके लिए ये एज रेंज है 6 to 18। RPWD एक्ट तो ये कहता है जो भी 21 डिसेबिलिटी हैं उसमें अगर कोई भी बच्चा या पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर आता है, मतलब 40% से ज़्यादा उसको डिसेबिलिटी है, तो उस बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। प्लस में बेनिफिट्स भी मिलेंगे बहुत सारे, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर भी आएंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच कॉन्सेप्ट फोकस ऑन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज फॉर अडल्टहुड। कौन सी अवधारणा दिव्यांग छात्रों को व्यस्तता के लिए तैयार करने पर केंद्रित है? तो देखो, ऑप्शन ए की अगर बात करें, ट्रांजिशन प्लानिंग। करिकुलम में कौन कौन सी, हमने अभी जो स्लाइड्स की है ना, अभी हमने 13 स्लाइड्स की हैं। आप मुझे बताओ कि ट्रांजिशन प्लानिंग किस चीज़ का पार्ट है, कौन सा पिलर है या कौन सा कंपोनेंट है जो कि अडल्टहुड वयस्क, जैसे मैंने अभी अभी बात की ना कि 6 to 14 नॉर्मल बच्चों के लिए एज रेंज है किसी भी एक्ट ऑफ पॉलिसी में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए, और 6 to 18 CWSN के लिए। लेकिन कभी ना कभी तो 18 भी पार करेंगे ना, कभी ना कभी तो 19 साल के भी होंगे, 20 साल के भी होंगे। तो उनके लिए क्या प्लानिंग की जाएगी, वो सारी चीज़ें भी मैंने मेंशन कर रखी हूँ स्लाइड्स में, वो आप एक बार पढ़ लेना। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांजिशन प्लानिंग। इसका एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है कि इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्कूल से व्यस्त दुनिया में जाने के लिए आवश्यक सभी कौशल और सहायता प्रदान करना है, हर लेवल पे, सोशल लेवल पे भी, मेडिकल लेवल पे भी। नेक्स्ट है विच स्ट्रैटेजी स्ट्रेंथन होम स्कूल कम्युनिकेशन। कौन सी रणनीति घर स्कूल संचार को मजबूत बनाती है? पेरेंट्स मीटिंग, पेरेंट्स जाते हैं स्कूल में, पेरेंट्स मीटिंग होती है, PTM जिसे कहते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, फ़ोन कम्युनिकेशंस, कभी कभी पेरेंट्स कॉल करते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि आपका टेस्ट में कम नंबर क्यों आया। कभी कभी पेरेंट्स कॉल करते हैं, टीचर्स कॉल करते हैं पेरेंट्स को कि आज PTM थी, आज आप क्यों नहीं आए प्रोग्रेस लेने बच्चे की। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरलेटेड हैं, जो कि एक रणनीति के तौर पे काम करती हैं और संचार को मजबूत बनाती हैं। सक्सेसफुल कोलैबोरेशन रिक्वायर्ड, सफल सहयोग के लिए आवश्यक क्या है? विश्वास होना चाहिए दो लोगों में, दो लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए,
और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। विच काउंसलिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स एक्टिव लिसनिंग, किस परामर्श तकनीक में सक्रिय सुनना एक्टिव लिसनिंग शामिल है? तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब है टू वे कम्युनिकेशन। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप उस पर थिंकिंग कर रहे हैं, थिंकिंग करके एक आंसर को फ्रेम कर रहे हैं कि मैंने जैसे यही क्वेश्चन पूछ लिया कि एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, आपने सोचा एक्टिव लिसनिंग तो वो होता है कि जो बात को सुने समझे उसके बाद रिप्लाई दे। तो क्या ये एक क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग है या कोग्निटिव काउंसलिंग है? क्योंकि कोग्निटिव में थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग सारी चीज़ें आती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग, क्योंकि इसमें हमें परामर्श करना है, भावनाओं को समझना, ध्यान से समझना है। विच प्रोफेशनल्स कॉमनली कोलैबोरेट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में आमतौर पर कौन से पेशेवर सहयोग करते हैं? तो ये क्वेश्चन उस चीज़ से रिलेटेड है जो हमने अभी अभी पढ़ी थी, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के नाम से, कि उसमें कौन कौन होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ट्रांजिशन प्लानिंग फोकस ऑन, ट्रांजिशन प्लानिंग किस पर केंद्रित है? अभी अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था, उसका आंसर आपने ट्रांजिशन प्लानिंग भी पढ़ा है। होती क्या है जिन बच्चों को नहीं पता, यह छात्र के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बदलाव स्कूल से व्यस्तता की ओर को सुगम बनाता है। कैसे? उसकी हेल्प करके, जो भी उसे असिस्टेड डिवाइसेस चाहिए वो प्रोवाइड करके, जो भी उसे आगे जाके स्कॉलरशिप चाहिए वो प्रोवाइड करवा के। नेक्स्ट, ट्रांजिशन प्लानिंग यूजुअली बिगिंस एट, कब होती है? जो कि वयस्कों के लिए है तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड में ही, जो चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जाता है, एडोलेसेंस, किशोरावस्था, उसके दौरान ही ये मिलती है बच्चों को। अडल्टहुड, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। इधर आप एक साइड में चाइल्डहुड को रख सकते हो, एक साइड आप अडल्टहुड को रख सकते हो। नेक्स्ट है विच स्टेज मार्क्स द एंड ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, कौन सा चरण परामर्श प्रक्रिया के अंत का प्रतीक है? तो तब भी हम बात करेंगे एंड ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस या एंड ऑफ द मार्क्स प्रोग्रेस, तो हम इवैल्यूएशन को अपने दिमाग में रखेंगे कि एक टर्म के बाद किसी भी चीज़ का रिजल्ट आना इज़ लाइक इवैल्यूएशन। और कौन सा इवैल्यूएशन भी बहुत टाइप के होते हैं। जैसे असेसमेंट 2 टाइप के होते हैं ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। एक्चुअली 5 टाइप के होते हैं, लेकिन हमने पढ़े 2 हैं क्योंकि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड में सिर्फ 2 ही आ रहे हैं वो। नेक्स्ट, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इम्फेसाइज, गैर निर्देशात्मक परामर्श किस पर जोर देते हैं? तो हम काउंसलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, 3 टाइप के माइंड होते हैं। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो एक बात तो हमारी सुन रहा होता है, दूसरी बात उसके मन में चल रही होती है, और तीसरी बात जो पहले सीख के बैठा हुआ है, जो उसे भी नहीं पता कि ये भी हैपन हो रही है मेरे साथ में। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक चीज़ हम सब कर रहे हैं, उसको हमने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया है, हम सोचते भी नहीं उसके बारे में, वो है सांस लेना। लाइक हम बातें कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सांस लेना, लेकिन हम इसके बारे में सोच नहीं रहे, हम ये सोच रहे हैं सामने वाला क्या कह रहा है। तो ये जो अप्रोच होती है क्लाइंट सेंटर्ड होती है, इसमें ग्राहक को अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी होती है, और परामर्शदाता जो कि काउंसलर है केवल एक सहायक की भूमिका निभाता है। दैट्स इट। वो कोई डिसीजन नहीं ले रहा कि तुम्हारे लिए अच्छा है वो करो ये मत करो, वो तो बस अपना सजेशन दे सकता है। डायरेक्टिव काउंसलिंग एसोसिएटेड विद, निर्देशात्मक परामर्श किससे जुड़ा है? E.G. विलियमसन, कार्ल्स रोजर, फ्रॉयड या पियाजे से? तो जब भी आप बात करेंगे एक अच्छे काउंसलर की तो आपके सामने आएंगे E.G. विलियमसन। नेक्स्ट, जब भी हम काउंसलिंग की गाइडेंस की बात करेंगे तो हमें सोच लेना है कि ये बिहेवियर मैनेजमेंट से रिलेटेड है और ये साइकोलॉजी की फील्ड में ही काम आएगा। विच ट्रांजिशन स्किल हेल्प इन वर्कप्लेस सक्सेस, कार्यस्थल पर सफलता में कौन सा ट्रांजिशन कौशल मदद करता है? समय प्रबंधन,
टाइम मैनेजमेंट में, आपका शेड्यूल बनाने में बिल्कुल मदद करता है। कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, ओवर थिंकिंग कम होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदार इंसान ये सोचकर बोलता है कि सामने वाले को अगर मैं ये बोलूँगा तो कैसा फील होगा। वो मुंहफट नहीं होता कि जो उसके मन में आया उसने बोल दिया। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सारी चीज़ें ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विच काउंसलिंग फोकस ऑन कैरियर चॉइसेस, कौन सा परामर्श करियर विकल्पों पर केंद्रित कर है। तो जब भी कैरियर की बात आए तो हमें पढ़ा था वोकेशनल और ऑक्यूपेशनल बहुत अच्छी चीज़ है। बिहेवियर काउंसलिंग किसे चाहिए होती है, जिसमें को बिहेवियर मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है ADHD वाला, ASD वाला, IDD वाला, उसके लिए हम बिहेवियर काउंसलिंग करेंगे। लेकिन जो कैरियर की बात करेगा वो वोकेशनल और ऑक्यूपेशनल करेंगे, ठीक है। वोकेशनल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। द मेन गोल ऑफ काउंसलिंग इज टू, परामर्श का मुख्य लक्ष्य है। पनिश तो बिल्कुल नहीं करते हम, किसी को नहीं करते, क्लाइंट, बच्चा, बूढ़ा, किसी को हम पनिश नहीं करते। तो ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता आंसर हमारा। कंट्रोल किसी का बिहेवियर कोई नहीं कर सकता, कोई भी किसी के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकता, मोल्ड कर सकता है। लाइक मोल्ड का मतलब है आपने मुझसे कॉफ़ी मांगी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि देखो हमारे घर में दूध अभी नहीं है, मुझे कॉफ़ी बनानी आती नहीं है और आप मेरे मेहमान हो, तो मैं ही आपके लिए कुछ बना के लेके आऊँगा, क्या हम बैठ के अच्छे से चाय पी लें। और आपने कहा कि ठीक है, इतने अच्छे से बोल रहा है तो हम मान जाते हैं। तो वो मोल्ड कर दिया मैंने आपका बिहेवियर, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुआ। आप ये भी कह सकते थे नहीं, मैं तो आपके घर पे आया हूँ, मैं आपका मेहमान हूँ और आप मेरी सिर्फ इतनी सी मदद भी नहीं कर सकते। मदद बहुत भारी शब्द है, इतनी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक शब्द है। तो वहाँ पे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो सकती है मुझे, अगर आप मेरे अतिथि और आप ऐसी बात कह रहे हो तो। लेकिन काउंसलिंग का मेन गोल होता है कि हम इंडिविजुअल की हेल्प करें प्रॉब्लम को सोल्व करने में। अगर आपने कह दिया नहीं मुझे तो कॉफ़ी चाहिए, तो चाहे मुझसे बुरी ही क्यों ना बने, चाहे मुझे किसी को बाहर भेज के कुछ भी मंगवाना पड़े, मैं वो आपके लिए बना के लेके आऊँगा। एक दूसरे की हेल्प करना ही अच्छी सिटीजनशिप को आगे बढ़ाता है। अल्टरनेटिव टीचिंग मीन्स, वैकल्पिक शिक्षण का अर्थ क्या है। वन टीचर वर्क्स विद स्मॉल ग्रुप। अच्छा देखो, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे ना, हम ये देखेंगे कि सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है जिसमें सारी चीज़ें आ सकती हैं, सारी चीज़ें आ जाए। जैसे ऑप्शन बी देखा मैंने, बोथ टीच सेम कंटेंट, कि दोनों एक ही सामग्री पढ़ाते हैं। अब इसमें अल्टरनेट क्या है, जब एक ही पढ़ाते हैं तो हमारे पास अल्टरनेट तो बचा नहीं। पहले में एक टीचर एक स्मॉल ग्रुप को पढ़ाता है, और थर्ड ऑप्शन में छात्र स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। जब वो स्वतंत्र रूप से सीखेंगे तो अपनी गलतियों को इतने अच्छे से इन्हेंस नहीं कर पाएंगे, उनसे सीख नहीं पाएंगे, उनको बताने वाला नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वन टीचर वर्क विद स्मॉल ग्रुप। उसमें होगा क्या कि जब 4 बच्चे होंगे और एक टीचर उन सभी बच्चों पर ध्यान दे रहा होगा, तो उन सभी की नीड्स को, प्रॉब्लम्स को काटर करने में उनकी मदद करेगा कि कहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव फीडबैक के साथ। और ड्यूरिंग द क्लास लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट से बच्चे की काफ़ी सारी चीज़ों को हम सुधार सकते हैं। इसलिए स्मॉल ग्रुप में पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ना कि एक साथ कई सारे बच्चों को लेके बैठ जाओ, 100-150 बच्चों को। रेशियो भी है 1:30, 1:35। ये PRT क्लासेस के लिए है। हमने पढ़ा था ये RTE एक्ट में 2009, जो कि 1 अप्रैल 2010 में पारित हुआ था ना, लागू हो गया था। अब CBR स्टैंड फॉर, जब आप किसी कम्युनिटी लेवल पे, सोशल लेवल पे काम करते हो तो आप CBR के मेंबर बन जाते हो। CBR का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। जब आप किसी को सोशल लेवल पे मदद करते हो तो आप एक कम्युनिटी का पार्ट बन गए हो, सोसाइटी का पार्ट बन गए हो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हेल्प्स इन, सामुदायिक भागीदारी किस में मदद करती है। सामुदायिक भागीदारी मदद करती है सामाजिक समावेशन में, बिल्कुल मदद करती है। संस्थाकरण में भी मदद करती है। लेकिन सोशल लेवल पर अगर हम बात करें कम्युनिटी की, सोसाइटी की, तो सोशल इंक्लूजन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आंसर 2 नहीं हो सकते, हमें आंसर तो एक ही क्लिक करके आना एग्जाम में। विच प्रिंसिपल प्रमोट्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, कौन सा सिद्धांत दिव्यांगों की सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। सोशल इंक्लूजन बिल्कुल।
तो चलिए अगले जो 10 क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ गुड सिटीजन, एज अ गुड स्टूडेंट, एज अ गुड पर्सन, कि आप इनको अच्छे से समझें, इनका आंसर ढूंढें और कमेंट में करें। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर ये, इसका आंसर क्या है। मैं आपके कमेंट सेक्शन में आंसर दे दूंगा। इससे आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन कर लिए हमने, स्किप कर दिए। एक तरीके से मैंने यहाँ पर छोड़े हैं, स्किप नहीं किए हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप वो पूछ लेंगे, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आंसर क्या है। अब क्वेश्चन है, विच काउंसलिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स पैराफ्रेजिंग क्लाइंट स्टेटमेंट। किस परामर्श तकनीक में ग्राहक के बयानों को अपने शब्दों में कहना शामिल है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको कॉफ़ी पीनी है। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे चाय पीनी पसंद है, कॉफ़ी बनानी भी नहीं आती, प्लस में मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे दूध की ज़रूरत है। इसका मतलब मैं कुछ गड़बड़ ही करूँगा बनाने में। तो मैं उस बात को कितने अच्छे से फ्रेम करके रिप्रेजेंट करूँ कि आप मेरी बात मान लो। आप तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। यह तकनीक ग्राहक को यह महसूस कराती है कि उसे सुना और समझा जा रहा है। नेक्स्ट है, विच प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियर। मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार में कौन सा पेशेवर सहायता करता है। जब भी हम बात करेंगे बिहेवियर की तो हमें एक टर्म को याद रखेंगे, बिहेवियर मतलब बिहेवियर मैनेजमेंट करना है। बिहेवियर मैनेजमेंट में और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने में सबसे बड़ा हाथ रहता है साइकोलॉजिस्ट का। नेक्स्ट, विच काउंसलिंग अप्रोच फोकस ऑन रेनफोर्समेंट एंड बिहेवियर चेंज। कौन सा परामर्श दृष्टिकोण सुदृढ़ीकरण, रेनफोर्समेंट और व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। अगर हम बात करें सिर्फ रेनफोर्समेंट की तो वो तो बिहेवियर है। रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की बात करें तो वो बिहेवियर काउंसलिंग आ जाएगी उसमें। बच्चे ने काम किया, अच्छा बच्चे ने 3 साल का बच्चा है, सर्कल बनाया, ट्रायंगल बनाया, स्क्वायर बनाया, खुद से बनाया, किसी की हेल्प नहीं ली। हम कहेंगे वाह कितना अच्छा बच्चा है, वेरी गुड, हम उसको प्रेज कर रहे हैं, हम उसको रेनफोर्स कर रहे हैं। हो सकता है शाबाशी भी दे और टॉफ़ी भी दे दे, तो उसका बिहेवियर इंप्रूव हो रहा है ना। और बिहेवियर 2 टाइप का होता है, कोवर्ट और ओवर्ट। एक बिहेवियर जो हम देख सकते हैं, बच्चा हैप्पी है, बच्चा सैड है। एक बिहेवियर हमारे अंदर है, हम अंदर से सैड हैं या अंदर से दुखी हैं, वो हम किसी को बताते नहीं हैं आजकल। इसका आंसर ऑप्शन ए। वोकेशनल ट्रेनिंग एम्स टू, तो बार बार से मैं आपको बता रहा हूँ कि वोकेशनल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बच्चे को स्किल सिखाते हैं ताकि आगे जाके वो इंडिपेंडेंट हो सके। इससे क्या होती है, बच्चे में जॉब लेने की एक इंडिपेंडेंसी आ जाती है कि हाँ मेरे अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हैं जहाँ आगे जाके मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच स्किल इज नेसेसरी फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग। स्वतंत्र जीवन जीने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है। तो एक आपको स्वतंत्र नारी बनना है, स्वतंत्र पुरुष बनना है, स्वतंत्र किसी भी प्रकार से बनना है, तो आपके लिए आप सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको खुद की देखभाल करनी है, हाइजीन में भी, मेंटली पीस में भी। मैं किसी को भी अपने दायरे के अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा, चाहे वो मेरा कितना भी सगा हो। अगर वो मेरे दायरे को खंडित करने का काम कर रहा है, द पर्सन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं ये बात समझूंगा। दूसरा, मैं अपना मनी मैनेजमेंट करूंगा। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं उसको अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करूंगा। पैसा नहीं है तो पैसा कैसे कमाना है उस पर ध्यान दूंगा। फिर तीसरा, सोशल स्किल्स, मुझे बात करनी नहीं आती किसी से, 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस, 2 वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं लगता, ऐसा लगता है मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ऐसा लगता है कि सामने वाला तो मुझे इग्नोर कर रहा है। उस बात पे हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स बुक पढ़ूंगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करूंगा और फिर और दोस्त बनाऊंगा। ये सारी चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, क्योंकि आप अकेले एक कमरे में रह के नहीं रह सकते, और एक अकेले कमरे में रह के नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें जो आप 10 लोगों के बीच में बैठ के खुशी खुशी कर सकते हो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ना, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है,
पेरेंट पार्टिसिपेशन इन आईईपी मीटिंग हेल्प्स। पेरेंट्स आते हैं स्पेशल एजुकेटर के पास, जनरल नॉर्मल नहीं, जनरल एजुकेटर के पास, मैं अभी बोलने वाला था नॉर्मल एजुकेटर, सॉरी, जनरल एजुकेटर के पास आते हैं पीटीएम में, और बच्चे की प्रोग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि हेलो सर कैसे हो, हमारे बच्चे ने क्या किया। तो तब भी बात करते हैं हम आईईपी की, उसमें क्या क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, और वो सारा डाटा कलेक्ट करा होता है टीचर ने, एजुकेटर ने, चाहे वो स्पेशल हो चाहे वो जनरल हो। मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, बच्चे की क्या कंडीशन है, बच्चे में कौन सा डायग्नोस है, कौन सी डिसेबिलिटी है, क्या उस बच्चे की जनरल नीड्स हैं, क्या उस बच्चे की जनरल स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, असेसमेंट वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं आईईपी में। जब माता पिता की भागीदारी हो जाए तो उससे क्या क्या मिल जाता है, हमें डाटा मिल गया, पॉसिबल गोल मिल गए कि अब बच्चे की ये नीड है, ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, वीकनेस को हटाना है, स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करना है और मजबूत करना है, तो इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आगे जाके इंडिपेंडेंट हो पाएगा। तो एक क्या है, एक पूरा पॉजिटिव ओरिएंटेड प्रोग्राम है, पूरा का पूरा प्रोग्राम पॉजिटिव है, और कुछ को सेंटर में रखा गया है, बच्चे को, बच्चे की क्या क्या चीज़ को सेंटर में रखा गया है, नीड को, वीकनेस को और स्ट्रेंथ को, तो ऑब्वियसली इम्प्रूव करेगा। और ये होता क्या है, ये माता पिता बच्चों की शक्तियों और ज़रूरतों के बारे में मूल्यवान जानकारी देते हैं जो स्कूल में उपलब्ध नहीं हो सकती। तो ये एक इम्प्रूव इंटरवेंशन प्लानिंग होती है। फिर ये ट्रांजिशन प्लानिंग इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन विद, ट्रांजिशन प्लानिंग में किसके साथ सहयोग शामिल है। ट्रांजिशन प्लानिंग में क्या हम स्कूल से साथ, जैसे टीचर है उनके साथ इन्वॉल्वमेंट करते हैं, पेरेंट्स और टीचर बिल्कुल करते हैं, फैमिली, मम्मी पापा, कम्युनिटी एजेंसी, स्कूल एक कम्युनिटी एजेंसी है, सोसाइटी में ही तो रहना है स्कूल को भी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच लाइफ स्किल हेल्प इन सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन में कौन सा जीवन कौशल मदद करता है। हमें किसी से बात करनी है कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो सिंपल सी बात है, हमें बात करनी आनी चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए एक दूसरे को। एक लड़का एक लड़की के पास जाता है, बोलता है एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, गेस्चर कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है लड़के की, ये भी डिपेंड करता है। ये नहीं है कि जाते ही लड़के के कंधे पे हाथ रख लिया और बोल रहा है एक्सक्यूज़ मी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एक बैरियर मेंटेन करना पड़ता है, एक लिमिट होती है। स्टार्टिंग में फॉर्मेलिटी, एक फॉर्मल रहना पड़ता है, एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, बट सामने वाले को भी कंफर्टेबल फील कराना है आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ें सोशल कम्युनिकेशन का पार्ट है, सामाजिक संचार का पार्ट है। संचार, प्रभावी संचार छात्र को मित्र बनाने और समाज में अपनी बात रखने में सक्षम बनाता है। तो आगे के 10 क्वेश्चन है वो भी मैं आपके लिए एक बार कर रहा हूँ शो। इसके बाद 110 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, उसके बाद हम एक बार फिर से स्लाइड पे जाएंगे। फिर से स्लाइड को मैं आराम से 5 सेकंड के लिए एक स्लाइड को आपको दिखाऊंगा, फिर हम मूव ऑन कर जाएंगे। 13 स्लाइड्स हैं, ऐसे ही करेंगे फिर हम। तो क्वेश्चन नंबर 60 से लेके क्वेश्चन नंबर 71 तक चलते हैं हम, क्योंकि ये सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं। अभी तक आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी चल गई होंगी। मैं नहीं चाहता आप दर्शकों की तरह इस वीडियो को देखें, खुद से कुछ ना सोचें, खुद से कुछ ना करें। मैं तो चाहता हूँ आप एक एक्टिव लर्नर बनो। सारे क्वेश्चन के आंसर अगर मैं दे दूंगा तो ये डिपेंडेंसी है कि सर आएंगे, 2 बात बोलेंगे, आंसर बताएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, हमारे समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर बात करें हम, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई टीचर आ रहा है, लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया। हमें खुद से अपने एफर्ट्स डालने हैं, खुद से प्रैक्टिस करनी है, तभी आगे जाके हम सक्सेस हो सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे भी लगेगा हाँ आपने होमवर्क अपना कंप्लीट किया है। मेरी तरफ से आपको ये होमवर्क है। और जो मैं ये वीडियो डिज़ाइन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ना आप क्या सोच रहे हो, बट मुझे आपको सोचने के लिए मजबूर करना है। इसे कहते हैं डायरेक्शनल अप्रोच, कि मुझे नहीं पता आप किस स्टेज में बैठे हो, मुझे नहीं पता आपका मूड कैसा है, मुझे नहीं पता आपके किसी से झगड़ा हुआ है या किसी ने आपको खुश करके ये कहा है कि बैठ जा बेटे 1 घंटे के लिए पढ़ ले,
तो आपने ये वीडियो ओपन की, हाँ चलो अच्छा है मैं करता हूँ। आपका मूड कैसा भी हो, मेरा एज अ टीचर काम है कि आपको एक्टिव जितना हो सके उतना बनाना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कोलैबोरेशन इन स्पेशल एजुकेशन रेफर्स टू, विशेष शिक्षा में सहयोग का तात्पर्य है। आप एक विशेष शिक्षक बनने जा रहे हो, आपने सीटेट क्लियर किया है, टायर 1 क्लियर किया है, आई होप सो टायर 2 भी क्लियर ही कर दोगे अगर खुद के साथ होनेस्ट हो तो। अब एक विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन में सहयोग क्या होता है, कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ सहयोग, कि मेरी एक फाइल कंप्लीट नहीं थी, 5 बच्चे थे क्लास में, साइड वाले टीचर बोला कि मेरा काम वो कंप्लीट हो गया है, आपका काम अभी रहता है, कोई बात नहीं मैं कंप्लीट कर देता हूँ, लाओ मुझे दे दो। तो ये भी एक कोलैबोरेशन है। बट हमें सोचना है हायर लेवल पे। जैसे हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ा है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। नॉलेज होना अच्छी बात है, कंप्रेंस होना अच्छी बात है, अप्लाई करना एप्लीकेशन वो भी अच्छी बात है, बट ये लोअर है ना, लोअर LOTS, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हमने सोचना है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। बच्चे का मैक्सिमम डेवलपमेंट कैसे हो सकता है इसके बारे में सोचना है। आपकी रिपोर्ट ही पूरी नहीं है, आपका जो कागजी काम है वही पूरा नहीं है, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे तो आप क्या ही करोगे। तो आपको ये रख के चलना है कि मैं इस क्लास में हर बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आगे जाके मैं एक जैसा टीचर बनूंगा, मेरा जैसा टेम्पर रहेगा, मेरा जैसा बिहेवियर रहेगा, वही पूरी क्लास को, पूरे सिस्टम को रिफ्लेक्ट करेगा कि उसे कैसा बनना चाहिए। अगर आप अच्छे हो तो सब आपकी तरफ बहुत अच्छे बनने की भी कोशिश कर सकते हैं, आप ये भी तो सोचो ना। तो वर्किंग टुगेदर विद प्रोफेशनल्स एंड पेरेंट्स, विशेष शिक्षा में सहयोग का अर्थ है शिक्षकों, विशेषज्ञों और अभिभावकों द्वारा छात्र की सफलता के लिए मिलकर काम करना। क्योंकि एट द एंड आपको हैप्पीनेस चाहिए, और इंटरनल जितनी होगी उतनी अच्छी, कि हाय आज तो मैंने उस बच्चे को ये सिखाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा तो दिन बन गया। और जब मैंने उसको ये सिखाया ना, उसने एकदम से प्यारी सी स्माइल दी, उसने मेरी तरफ देखा, बोला थैंक यू सर, थैंक यू मैम, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो आपका दिन बना देगा। और आपका जो 365 डे का प्लान होता है ना, कि इस पूरे साल में मैंने क्या किया, गोल्डन मोमेंट बन जाएंगे आपके लिए। तो ये चीज़ें करते रहना चाहिए ना हमें, जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा करो, कोशिश कर सकते हैं, है ना। इस बात को ध्यान में रखो कि हमें कोशिश करनी है भाई। अब इसी क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। विच काउंसलिंग स्टेज इन्वॉल्व्स डेवलपिंग सॉल्यूशंस, परामर्श के किस चरण में समाधान विकसित करना शामिल है। कार्य चरण में आप समाधान कर लोगे क्या, एक्सप्लोरेशन से आप समाधान कर लोगे क्या, या मूल्यांकन से आप समाधान कर लोगे। तो किसी भी चीज़ का समाधान कब होता है, जब हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अच्छा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की डिमांड ये है, अब आंसर इसके अकॉर्डिंग ही निकालना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ोगे, अगर समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे कहा गया है कि डेवलपिंग सॉल्यूशंस इन काउंसलिंग स्टेज, तो वो तो ऑप्शन ए ही रहेगा हमारा। इस चरण में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। क्वेश्चन से ही तो आंसर बनाओगे, एक्शन लोगे ना, और उन पर काम किया जाता है। इसी से क्या हो जाता है, परामर्श के इसी चरण में समाधान विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है, इफ पेरेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन IEP मीटिंग एंड डिसीजन मेकिंग दिस रिफ्लेक्ट्स, यदि माता पिता IEP बैठक और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो ये क्या दिखाता है, बहुत अच्छी चीज़ दिखाता है ये तो, कि वो बच्चे को लेके सीरियस हैं, कि वो चाहते हैं बच्चा आगे जाके इंडिपेंडेंट बने, कि वो चाहते हैं बच्चा कुछ स्किल सीखे, कि वो चाहते हैं कि बच्चा जितनी चीज़ एक्सप्लोर कर सके, जितनी चीज़ों से ज़्यादा सीख सके उतना अच्छा है। तो ये फैमिली सेंटर्ड प्रैक्टिस है क्या, टीचर डोमिनेट कर रहा है, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, तुम कैसे बच्चे को इग्नोर कर रहे हो। तो इसका ऑप्शन ए ही ठीक है, बहुत बढ़िया, आपका आंसर बहुत ठीक है। विथ काउंसलिंग स्टेज इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। अब देखो हम ये यूनिट 6 कर रहे हैं, इसमें क्या क्या है, ट्रांजिशन है मेन, तो कोलैबोरेशन है, ट्रांजिशन कोलैबोरेशन है, किस किस के बीच में है, सारी बातें करनी है हमें, स्पेशल एजुकेटर की, जनरल एजुकेटर की, फिजियोथेरेपिस्ट की, जिसे हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, 6 बंदे आते हैं उसमें, प्लस में 2 बंदे साइड में बेचारे, उन्हें कहते हैं पेरेंट्स। उनके पास एक बच्चा है CWSN, तो हमें उसको कैसे ट्रीट करना है, अपने बच्चे से ज़्यादा ट्रीट करना है। अपने बच्चे से ज़्यादा का क्या मतलब है सर आपका, देखो अपने बच्चे को तो हम प्यार भी करते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को सुधारने के लिए
पिटाई भी कर देते हैं, डांट भी देते हैं। हमें अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करना है दूसरे वाले बच्चे को, मतलब हमें डांटना नहीं है, पिटाई नहीं करनी है। तो आपका जो बच्चा प्यार डिजर्व करता है उससे ज़्यादा प्यार दो उस बच्चे को, बिगाड़ना नहीं है, बट आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी एक रेपो बिल्ड हो कि ये टीचर तो पॉजिटिव अप्रोच वाला है, अगर मैं कुछ गलत कर दूंगा तो मुझे अच्छा सिखाएगा कुछ ना कुछ। आप में किसी को अपना गुरु दिखना चाहिए, चाहे वो CWS से नहीं क्यों ना हो। हर बच्चे में फीलिंग्स होती हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि कारणों का पता तो तभी चलेगा जब एक्शन करके हमने एक्सप्लोर किया। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप CBR गाइडलाइंस, ये सोशल लेवल पे CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन की बात की थी, अभी हमने इसका पूरा फ्रेमवर्क पढ़ा था। तो ये WHO पे भी काम करेगा, यूनिसेफ पे भी काम करेगा और यूनेस्को पे भी काम करेगा। सारे ठीक हैं, कोई भी बुरा नहीं है, सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। बिहेवियर काउंसलिंग इज़ बेस्ड ऑन, व्यवहारिक परामर्श किस पर आधारित है। जब भी बिहेवियर की बात की जाए तो हमने क्या सीखा है, रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट। रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट को कैसे लिख सकता है एग्जामिनर, इस क्वेश्चन में देखो कैसे रिफ्रेम कर दिया उसने कहा सीखने के सिद्धांत। पैवलो का कुत्ता याद आया होगा आपको, BF स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग याद आई होगी आपको याद आया होगा EL थ्रोनडाइक, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता भाई, सॉरी नोबेल प्राइज तो शायद पैवलो ने जीता था, है ना। हाँ, तो वो सारी क्या थी, लर्निंग थ्योरीज थी ना बिहेवियर काउंसलिंग के लिए। विच टीम मॉडल अलाउज रोल शेयरिंग अमंग प्रोफेशनल्स, कौन सा टीम मॉडल पेशेवरों के बीच भूमिका साझा करने की अनुमति देता है। तो जब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होगी तभी तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, दो बंदों के बीच में ही शेयरिंग होती है किसी चीज़ की, चाहे वो अच्छे से हो या बुरे हो। डिपेंड किस पे करता है, टेम्पर क्या है सामने वाले का। आंसर इज इस मॉडल में एक मुख्य प्राइमरी सेवा प्रदाता होता है जो अन्य विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के में बच्चों को सेवाएं प्रदान करता है। मैंने क्वेश्चन किस अप्रोच से पढ़ लिया, विच टीम देखी मैंने, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मेरे दिमाग में आई। अलाउज रोल शेयरिंग अमंग प्रोफेशनल्स, अच्छा, कौन सा टीम पेशेवरों के बीच भूमिका साझा करने की अनुमति देता है। ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। इसको मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ। हम एक्सप्लेनेशन एक बार ले लें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अंडर प्रेशर या फिर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आपको कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूं जिससे आपका एक बहुमूल्य नंबर कटे, बिल्कुल नहीं चाहता मैं भी पढ़ लेता हूं आपके साथ में, हो सकता है मुझे भी पढ़ने बिल्कुल ज़रूरत है मुझे पढ़ने की। तो ठीक है, यहाँ पे है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन दिस मॉडल वर्क इंडिपेंडेंटली, ओके, हर बच्चे का अलग अलग करेंगे, ठीक है। इंटर डिसिप्लिनरी टीम में शेयर करते हैं, बिल्कुल इंटीग्रेटेड देयर नॉलेज, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ट्रांस डिसिप्लिनरी टीम में जो कि हमारा आंसर भी इसमें क्या करते हैं, हाँ इसमें ये करते हैं जो डिमांड है क्वेश्चन की, क्या करते हैं, इस मॉडल में एक मुख्य प्राइमरी सेवा प्रदाता होता है, ठीक है, जो क्या करता है अन्य विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में बच्चे को सेवाएं प्रदान करता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, हमारा कंफ्यूजन हो गया क्लियर। बैक टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट, विच डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स कोलैबोरेटिव प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड, बच्चे के लिए सहयोगी योजना को किस दस्तावेज में दर्ज किया जाता है। तो वैसी बात है, लेसन प्लान में तो वो गोल्स होते हैं जो हम अभी डिलीवर कर रहे हैं। जैसे अभी अभी मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पढ़ा था और मैं कह देता अच्छा ठीक है ट्रांस डिसिप्लिनरी टीम, हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है, और मैं आगे चल देता। नहीं करना है हमें, ऐसा कभी भी नहीं करना है। लेट देम नो दैट कोई भी परफेक्ट नहीं होता, गलती किसी से भी हो सकती है। जब तक वो ये बात फील नहीं करेंगे ना कि सामने वाला हमसे ज़्यादा इच्छुक है सीखने के, तो वो आपसे बिल्कुल नहीं सीखेंगे।
हर चीज़ को फिल्टर करके रिप्रेजेंट करना नहीं आना चाहिए हमें। हमें आना चाहिए हर चीज़ को अच्छे से प्यार से समझा के रिप्रेजेंट करना कि और कितना अच्छा कर सकते हैं। डाटा पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल एजुकेटर लिखता है, आईपी सब क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलते हैं। पर्सनल काउंसलिंग फोकस ऑन किस चीज़ पे करता है भाई? इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स पे या फिर एकेडमिक सब्जेक्ट पे, स्कूल टाइम टेबल पे। चलो ये क्वेश्चन 80 हो गया, तो यहाँ पे मतलब आंसर आप निकाल दोगे। अभी तक आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हिंड्रेंस फील होगी ही नहीं। मैं आपके लिए बाकी के 10 क्वेश्चन, देखो ये भी बहुत आसान है। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड से सीटेट में भी निकाला, आप ये भी निकाल दोगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, बहुत अच्छे हो आप तो। ये ऐसे क्वेश्चन है जो ट्रिकी हैं। ये शायद जैसे क्वेश्चन नंबर 82 अभी अभी हमने आगे स्किप किया ना, वो आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ आप कितने अप्रोच्ड बेस्ड हो कि क्वेश्चन की डिमांड ये थी, मैंने आंसर ये टिक किया, क्या मेरा आंसर ठीक है? चलो 2-2 सेकंड रुक के चलता हूँ मैं। जैसे इस पे 2 सेकंड रुक गए, 1 2, फिर इस पे 2 सेकंड रुक जाते हैं, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके एक्सप्लेनेशन भी लेनी है तब भी ले सको। 4 नंबर का भी तो लिखना है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी तो करनी है हमें, उस चीज़ का भी तो ध्यान रखना है। सिर्फ एमसीक्यू करते रहेंगे तो आगे जाके वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आगे जाके किस चीज़ में प्रॉब्लम ना आए कि मुझे तो ये क्वेश्चन नहीं आता, ये खुद को नहीं कहना पड़े। आप कहोगे अच्छा ये तो पढ़ रखा है, ये तो विनीत सर ने कराया था, बहुत बढ़िया, मैंने भी बहुत मेहनत की है आपके लिए ये सब कुछ डिज़ाइन करने में। तो चलिए अभी लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है ये मैं आपको एक बार करा देता हूँ। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव से आप कर लोगे, मुझे भरोसा है आप पे, क्योंकि यू आर द बेस्ट। मेरे हिसाब से यू आर द बेस्ट। आपको भी खुद से ये कहना चाहिए, सुबह उठे देखा ओ मैं उठ गया, चलो बहुत बढ़िया, मैं तो बेस्ट हूँ यार। फिर बाहर गए, पानी पिया, ओ मैं तो बेस्ट हूँ यार। कुछ भी काम किया, मैं तो बेस्ट हूँ यार। खुद से कहोगे ना तो फिर ऐसा लगेगा सच में, अरे मैं तो बेस्ट हूँ, कमाल कर दिता तो सही पाजी। इसका आंसर पता है ना आपको? बिल्कुल ये वाला है। बढ़िया है, बढ़िया। चलो तो फिर ये वाले भी। ओ देखो, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग वॉज डेवलप्ड बाय, ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में कराने की सोच रहा था, करा देते हैं। कि क्लाइंट केंद्रित परामर्श किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये थे हमारे कार्ल रोजर्स, जिसने क्या दी थी? हायरार्ची साइकोलॉजिकल नीड्स, है ना। पिरामिड सबने देखा होगा सीटेट में। कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो, इन्होंने तो काम किया था, मानवतावादी थे ना ये। हाँ, डाउट नहीं करना ठीक है। अ काउंसलर अलाउज द क्लाइंट टू फ्रीली एक्सप्रेस फीलिंग्स विदाउट डायरेक्टिंग द कन्वर्सेशन। एक परामर्शदाता ग्राहक को बातचीत निर्देशित किए बिना स्वतंत्र रूप से भावनाएं व्यक्त कर देता है। ये क्या है? आप आए, आपने कहा विनीत सर को ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो। अरे आते हैं, हेलो हाय कैसे हो, क्या कर रहे हो, फ्री हो नहीं हो, ये सारी चीज़ें पूछनी होती है ना हमें। बट आप किसी के साथ बहुत फ्रेंडली हो कि जाना, हमें तो बस तुझसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि तू जो भी सोच रहा है, XYZ सोच रहा है, वो गलत नहीं सोच सकता। हमारी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह काटर करेगा, ईगो पर नहीं लेगा कि इसने तो मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया, ये कैसा बच्चा है, चलो मैं बात नहीं करता। ईगो सेंट्रिक अप्रोच नहीं अपनाएंगे हम थोड़ा सा बच्चे बन जाएंगे कि ठीक है आपकी ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, ये लो। जब आप खुश हो जाएगा तब पूछेंगे हम कि तुमने गुड मॉर्निंग विश क्यों नहीं की, गुड मॉर्निंग विश करो। ज़बरदस्ती करवाएंगे भाई तुमसे गुड मॉर्निंग विश, और जब तुम गुड मॉर्निंग विश कर दोगे उसके बाद कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। तो सारी चीज़ों का समाधान खोजने में सहायता करता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ये जो अभी अभी मैंने की, ये क्या है? नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ट्रांजिशन सर्विसेज इंक्लूड, ट्रांजिशन सेवाओं में शामिल है, क्या क्या शामिल है? सारी चीज़ें शामिल हैं, बहुत बढ़िया। काउंसलिंग रेफर्स टू, काउंसलिंग कहते हैं किसे हैं? काउंसलिंग होती क्या है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, जवाब नहीं दे रहे, ये काउंसलिंग है? आप मेरे जवाब, आप मान लो आप जवाब दे भी रहे हो, मन मन में सोच रहे हो यार इस कैमरे के पीछे बैठा हुआ बंदा कौन होगा, ये जो बातें कर रहा है मुझसे,
या फिर आप इस बात पे ध्यान दे रहे हो कि जो बोल रहा है इसके बोलने का स्टाइल कैसा है, बीच में रुक भी नहीं रहा, लगातार बोल रहा है, चीज़ों को अच्छे से ओरिएंटेड करके प्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे 105 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, अब इसके बाद स्लाइड्स भी करने वाले हैं। क्वेश्चन हो भी जाता है, आंसर भी दिखा देता है, एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता है, अगले पे मूव ऑन भी हो जाता है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे। मेरी बात तो आपके दिमाग में चलनी चाहिए, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस क्या इंपॉर्टेंट है, सबकॉन्शियस इंपॉर्टेंट हो सकता है, अनकॉन्शियस एक्वायर कर चुके हो आप। तो आप ये मानो कि आपने मुझको एक्वायर कर लिया है, आपका क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आपको देखना है, मुझे पता है, आंसर पे मैंने क्लिक किया, आगे बढ़े। जहाँ पे मुझे ये लगेगा क्वेश्चन मुश्किल है, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। जहाँ पे मुझे ये लगा कि ये तो कॉन्फिडेंस बेस्ड है भाई, और ये तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बेस्ड है। फ्रॉइड काउंसलिंग थ्योरी फोकस ऑन, बता दो। सिगमंड फ्रॉइड ने थ्योरी दी थी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, बता दो भाई, बहुत बढ़िया। अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अभी भी बताया था। इड, ईगो, सुपर ईगो, 3 टर्म और दी थी इन्होंने, सिगमंड फ्रॉइड ने। विच काउंसलिंग टाइप कंबाइंस डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव अप्रोचेस, बता दो। काउंसलिंग भी इतने टाइप की होती है, एक्लेक्टिक काउंसलिंग, बिहेवियरल, वोकेशनल, पर्सनल। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो कह रहा है नॉन डायरेक्टिव अप्रोच से कौन पढ़ा देगा, हमें तो काउंसलिंग ऐसी चाहिए। तो भाई ऑप्शन इधर ठीक है। उदार परामर्शदाता आवश्यकता अनुसार विभिन्न सिद्धांतों और तकनीकों का चयन करके उनका उपयोग करता है। लाइक मुझे आपने आए प्रॉब्लम पूछा, सॉल्यूशन मांगा, मैंने दे दिया, क्योंकि मैं उदार हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। आप भी बहुत उदार हो। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप अपने अंदर एक अच्छी फीलिंग महसूस करोगे कि वाह, तूने तो पूरी वीडियो देख दी एक ही बार में, इतना अच्छा फोकस है तेरा। विच प्रोग्राम प्रमोट्स इंक्लूसिव स्कूलिंग, सारे ही करते हैं भाई। समग्र शिक्षा, SSA, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था, 2001, वाह। फिर है इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम, तो सारी ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, ये बहुत ही सामान्य है आपके लिए। आप बहुत विशिष्ट हैं, आप बहुत स्पेसिफिक हैं, ये जनरल है। हमें जनरल टू स्पेसिफिक जाना था, हम जा चुके हैं, हम कर चुके हैं सारे 110 क्वेश्चन। एक बार चलते हैं दोबारा स्लाइड्स पे और देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो ये स्लाइड्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर की थी, जो कि कोलैबोरेशन काउंसलिंग एंड ट्रांजिशन KVS के जो ऑफिशियल सिलेबस है वहाँ से लिया था मैंने, और आपके लिए डिज़ाइन की थी कि आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएं, आप अच्छे से पढ़ सको कि कोलैबोरेशन क्या होता है, ट्रांजिशन द फ्यूचर, दो जो जगह लिख रखा है इम्पोर्टेंट है इसलिए, काउंसलिंग क्या है। फिर उसके बाद हमने IEP पढ़ी। IEP में होते हैं 6 लोग होते हैं, लेकिन उनमें से मेन 4 लोग क्या करते हैं, होते कौन है। जैसे इसमें स्पीच थेरेपिस्ट लिख रखा है, SLP की फुल फॉर्म पूछ ले कोई आपसे, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, वो मैंने आपको बता दी क्वेश्चन करते वक्त। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, लेवल्स क्या होते हैं प्रोफेशनल के काम करने के, है ना, हमने पढ़ा ना ये। ट्रांस डिसिप्लिनरी वहीं से पढ़ा है हमने, क्वेश्चन भी किए हमने इसके। अब देखो ये 1 टीच 1 ऑब्जर्व, एक क्वेश्चन आया था ना 1 to 1 कोरिस्पोंडेंस वाला। मल्टीपल को टीचिंग कैसे करते हैं, ये सारे देखो। टीम टीचिंग, 2 टीचर हैं, ये स्टूडेंट हैं, ये भी देखो। ये सारे के सारे मॉडल्स हैं, अप्रोचेस हैं बच्चों को पढ़ाने के। फिर हमने एक PTM की बात की थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, है ना। फैमिली स्कूल पार्टनरशिप कैसे काम करती है, होम का इन्वायरमेंट है, स्कूल का इन्वायरमेंट है, उसके बीच में क्या अप्रोच यूज़ करते हैं, फैमिली सेंटर्ड अप्रोच यूज़ करते हैं। उसमें पेरेंट्स को काउंसलिंग भी करनी होती है, होम सपोर्ट एक्सटेंशन भी करना होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए पेरेंट्स का और टीचर का। इसको समझने के बाद अगर हम गाइडेंस और काउंसलिंग को समझे कि गाइडेंस क्या होती है और काउंसलिंग क्या होती है, तो गाइडेंस हेल्प करती है इंडिविजुअल अपने रूटीन डेली लाइफ के डिसीजन बना सकें। काउंसलिंग क्या होती है, वो डिसीजन बना सकता है, हमें क्या करना है। एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, बिहेवियर थेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग उसको बताना है, जज नहीं करना कि
आप अच्छे हो, अच्छा काम नहीं कर रहे, ये बुरा काम करो, वो गाइडेंस है। काउंसलिंग में आप बताओ देखो ये भी कर सकते हो आप, वो भी कर सकते हो आप, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स, आपको उसकी प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करनी है। ठीक है। उसी में हमने क्या क्या पढ़ा, उसी में हमने E.G. विलियमसन को भी पढ़ा, जिन्होंने क्या किया था, काउंसलर कंट्रोल्ड अप्रोच। क्वेश्चन आया था नहीं, हमने अभी अभी तो किया है। हमने कार्ल रोजर को भी पढ़ा कि काउंसलिंग गाइडेंस में कैसे काम करते हैं वो। B.F. स्किनर की भाई साहब की एक थ्योरी है ओपरेंट कंडीशनिंग, उसके बारे में भी बात की। सिगमंड फ्रॉइड भाई साहब की में भी बात की बारे में। फिर हमने पढ़ा एक्सप्लोरेशन, एक्शन और टर्मिनेशन। नहीं पढ़ा तो पढ़ सकते हो आप अपने नोट्स बनाने के लिए। आपने अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए अच्छे से तो अब भी पढ़ सकते हो। एजुकेशनल काउंसलिंग क्या होती है, उसके टारगेट्स क्या होते हैं, वोकेशनल काउंसलिंग को कैसे इवेल्युएट किया जाता है, किस चीज़ को सपोर्ट करती है, पर्सनल काउंसलिंग में किस चीज़ पे सपोर्ट करते हैं और किस चीज़ को मैनेज करते हैं। फिर हमने पढ़ा था ट्रांजिशनल पीरियड, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, एडोलेसेंस, ये तीनों चीज़ें पढ़ी थी हमने। फिर हमने बात की थी कि ब्रिज की तरह होता है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है। हमें कम्युनिकेशन आना चाहिए सोशल स्किल्स में, हमें नई नई चीज़ों को अडेप्ट करना आना चाहिए, हमारे पास मनी ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। मनी है तो कहाँ पे लगाना है, मनी नहीं है तो कैसे कमाना है। अच्छा जी। फिर उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग, वर्क प्लेस मैकेनिज़्म, जो प्लेसमेंट कैसे एक पाथवे है इसका, ये भी डिज़ाइन कर रखा है मैंने। अच्छा, ये जो मोबिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी है इन द इकोसिस्टम काम कैसे करता है, कोई भी बच्चा है किस किस चीज़ से जुड़ता है, लोकल गवर्नमेंट, सिविल पार्टिसिपेशन से जुड़ेगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन सपोर्ट करता है, WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये हमने पढ़ा है ना, अभी पढ़ के आए हैं बस हम जस्ट। तो ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपने इस सेशन से बहुत अच्छी नई चीज़ें सीखी होंगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही आगे लगातार पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। समस्यात्मक व्यवहार की जननी का स्रोत वह सड़ी हुई मानसिकता है जो हमें बदलनी है, हटानी है। मैं हूँ विनीत शर्मा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, क्योंकि हम सब उसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं।